चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ऐसे 510। ठीक है, देखो ध्यान से। ठीक है, एन एंगेजमेंट इन विच, देखो एन एंगेजमेंट इन विच ईदर the financial statement of the prior period were not audited or the financial statement for the prior period were audited by a predecessor auditor। मतलब याद है अपन लोगों ने कल डिस्कस किया था। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट कौन सा होता है? इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का क्या मतलब? इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट मतलब कि पिछले साल उस एंटिटी का ऑडिट ही ना हुआ हो और या फिर मैंने उस एंटिटी का ऑडिट नहीं किया है। हेलो हेलो, है ना? हेलो गाइस, है ना? तो अब देखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर विद रिस्पेक्ट टू ओपनिंग बैलेंसेस, है ना? इन कंडक्टिंग एन ऑडिट एन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, तो देखो क्या बोल रहा है। इन कंडक्टिंग एन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट the objective of the auditor with respect to opening balances is to obtain sufficient appropriate audit evidence about whether opening balances contain misstatements that materially affect the current period's financial statements and appropriate accounting policies reflected in the opening balances have been consistently applied in the current period's financial statement or changes thereto are properly accounted for and adequately presented and disclosed in accordance with applicable FRS। क्या बोल रहा है देखो, ओपनिंग बैलेंसेस को लेकर के कल मैंने इसकी कहानी बताई थी आपको गाइस, याद है कि ओपनिंग बैलेंसेस पे तो मैं अपना ओपिनियन दे नहीं पाता हूं क्योंकि फिर तो मेरे को सारे ही साल चेक करने पड़ जाएंगे, आज तक का सब कुछ। हेलो, है ना? अगर मान लो मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन दे रहा हूं तो मैं बैलेंस शीट पे भी दे रहा हूं। बैलेंस शीट में करंट ईयर के चेंजेस के साथ ओपनिंग बैलेंसेस का भी तो पुट है। हेलो हेलो हेलो, ठीक है गाइस? तो ये इंपॉर्टेंट बात है नोटिस करने वाली, है ना? So, in conducting an initial audit engagement, the objective of the auditor with respect to opening balance is to obtain sufficient appropriate audit evidence about whether, ठीक है, क्या ओपनिंग बैलेंस में मिस स्टेटमेंट है जिससे करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी गड़बड़ हो जाएंगे, है कि नहीं? इसको लेकर के एविडेंसेस लेने हैं। और अकाउंटिंग पॉलिसीज जो कि ओपनिंग बैलेंस जिससे आ रही है, तो अकाउंटिंग पॉलिसीज की कंसिस्टेंसी देखनी है मुझे, या अगर चेंजेस किए हैं तो उसको प्रॉपरली प्रेजेंट किया जा रहा है ना? अकाउंटिंग पॉलिसीज की बात की गई है। मैंने पहले में मिस स्टेटमेंट्स इन ओबी ओपनिंग बैलेंसेस, है ना? और अकाउंटिंग पॉलिसीज की कंसिस्टेंसी, यानी जिससे ओपनिंग बैलेंसेस बने उसी से करंट ईयर के भी बने हैं या नहीं, ये दो जनरल लेवल पर ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं, है ना? ठीक है गाइस? हेलो हेलो हेलो, कोई दिक्कत है? अभी इसका कैसे बताएगा, अभी सिर्फ मकसद बता रहा है। हाँ, देखो ऐसे तो फिर हर चीज हो जाएगी ना, क्योंकि सब कुछ कनेक्टेड है। मेरा पॉइंट समझ रहे हो? ऐसे तो फिर हर चीज कनेक्ट होती जाएगी ना। फिर तो आपको जब से पहला ट्रांजेक्शन हुआ तब से वो करना पड़ेगा। इस लेवल पे अपन कनेक्शन नहीं कर रहे हैं। ओपनिंग बैलेंसेस को भी लेकर के अगर वो मिस स्टेटमेंट्स की बात कर रहा है तो 100% कहां से चेक कर पाएगा वो? हर एक अमाउंट ट्रांजेक्शन भेज दे। हेलो हेलो हेलो, है ना? ठीक है ना? तो अभी अपन देखेंगे कि कैसे किया है, उसके बेस पे अपन ये तय कर लेंगे कि भाई जस्टिफाइड है कि नहीं, या जितना पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि ऐसे में तो फिर पॉसिबल ही नहीं है ना। फिर अगर जिसने शुरू में ऑडिट नहीं कराया, फिर कोई पार्टनरशिप फर्म अगर कल को कंपनी में बदलती है तो कैसे होगा ऑडिट? मतलब पार्टनरशिप फर्म चला रहा था वो 20 साल से, करो अब फिर 20 साल का ऑडिट। नहीं आ रहा समझ में? हमको रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना कुछ, है ना? कोई रास्ता निकालना पड़ेगा हमको, ये वाली बात है। चलो देखो, ऑडिट प्रोसीजर रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंसेस। तो अच्छा, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट जो है उसमें वो ड्यूरिंग द पीरियड के ऑडिट की बात उतनी नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि भैया उसमें प्रॉब्लम नहीं है ना। समझ आ रहा है क्या? ड्यूरिंग द पीरियड वाले उसकी क्या प्रॉब्लम?
हेलो 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 गाइस, समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि जो ड्यूरिंग द पीरियड वाला जो केस है वो तो वो नॉर्मल ऑडिट करेगा, सारा मामला तो ओपनिंग बैलेंसेस का ही है ना? तो द ऑडिटर शैल रीड द मोस्ट recent financial statements if any and the predecessor auditors report thereon if any for information relevant to opening balances including disclosure. The auditor shall obtain sufficient appropriate audit evidence about whether the opening balances contain misstatements that materially affect the current period financial statement by, तो मेन कहानी यहीं से चालू हो रही है, समझ में आ रहा है? मतलब उसके पहले तो जनरल जनरल एक्चुअली इंट्रोडक्शन जनरली जिस भी टॉपिक का वो कर रहे हैं ना, तो रिपीटेड बातें हैं, अगर आप नोटिस करोगे तो इंट्रोडक्शन जनरली कर रहा है तो क्या बोल रहा है, बोल क्या रहा है? कह रहा है ऑडिटर जो है वो पूरे रिसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करेगा और पिछले ऑडिटर की रिपोर्ट रीड करेगा, ठीक है? इफ एनी फॉर द इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट टू ओपनिंग बैलेंसेस इंक्लूडिंग डिस्क्लोजर, यानी पिछले साल के ऑडिटर की रिपोर्ट पढ़ लो। फिर कह रहा है सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस सब ले लेना रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंसेस कि भैया उसमें मिस स्टेटमेंट तो नहीं है, ठीक है ना? और वो कैसे लेंगे ओपनिंग बैलेंसेस के प्रोसीजर, तो मेन टॉपिक है वो किस बारे में है कि भाई ओपनिंग बैलेंसेस के लिए अपन कैसे वो ऑब्टेन कर लेंगे। तो चलो खैर इसमें तो अलग बात की गई है, रीड द मोस्ट रिसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रेडिसेसर ऑडिटर्स रिपोर्ट, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर क्या कह रहा है, बाय डिटर्मिनिंग वेदर प्रायर पीरियड क्लोजिंग बैलेंसेस करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड टू करेंट पीरियड, ये इंपॉर्टेंट है। यानी पिछले साल के क्लोजिंग से इस साल के ओपनिंग टिक करो, पिछले साल के क्लोजिंग से इस साल के ओपनिंग टिक करो। देखो ये ना बहुत बेसिक सा प्रोसीजर है, समझ में? ऐसा लगेगा अरे क्या है, वो तो आए ही होंगे ना बेटा, आपको पता नहीं चलेगा कई बार, मतलब है ना, लोगों को 27 36 जा नहीं बन जा रहा है, लेकिन 24 या 8 नहीं बन पा रहा कभी कभी। पॉइंट समझ में आ रहा है कि ऐसी गलती हो जाती है, तुम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कर रहे हो, समझ में आ रहा है, लेकिन 10,000 का 1 लाख लिख दिया तुमने, पूरा क्वेश्चन का कबाड़ा हो जाता है। मेरा पॉइंट समझ रहे हो कि ऑडिट जब कर रहे हैं तो आप किस बात पे भी, छोटी से छोटी बात पे आपको ध्यान देना पड़ेगा जिसका इम्प्लीकेशन बड़ा हो सकता है। तो आप चेकिंग करोगे सारे ट्रांजेक्शन ठीक है, लेकिन इस बार के लेजर में जो ओपनिंग बैलेंस लिखा है वो पिछली बार के क्लोजिंग से लिखा है कि नहीं, ये भी चेक करना पड़ेगा। गाइस समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब छोटी लग सकती है ये बात, लेकिन जरूरी है बहुत, ठीक है ना? दूसरा क्या बोल रहे हैं, डिटर्मिनिंग वेदर द ओपनिंग बैलेंसेस रिफ्लेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी, है ना? अच्छा, ये इसमें एक लाइन और थी कि कोई एडजस्टमेंट है अगर तो प्रायर पेड आइटम की तरह दिखाए हुए। क्या आप लोगों ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 किया है? हेलो 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 गाइस, नहीं ना? तो सुनो 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 सुनो, ठीक है? आपको प्रेजेंटेशन ठीक करना पड़ेगा बस। इसका मतलब अगर मान लो कि आपने इस साल में कुछ ऐसी चीज का एक्सपेंस दिखा रहे हो जो एक्चुअली में पिछले साल के एक्सपेंस की तरह रिकॉर्ड होना था लेकिन नहीं हो पाया, तो क्या करोगे, क्या करोगे? तो इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस में तो दिखा देंगे लेकिन सेपरेटली एज ए प्रायर पीरियड आइटम, प्रॉपर बाइफरकेशन दिखना चाहिए, है कि नहीं? ठीक है ना? फिर देखो, डिटर्मिनिंग की ओपनिंग बैलेंसेस में अकाउंटिंग पॉलिसीज, वही पॉइंट है, अकाउंटिंग पॉलिसीज चाहिए कि नहीं, ठीक है ना? फिर और क्या करके, है ना, क्या पिछले साल के ऑडिटेड थे, प्रायर पीरियड ऑडिटेड, तो कॉपीज ऑफ एफएस ले लो, क्योंकि अगर पिछले साल के ऑडिटेड थे तो कोई खास दिक्कत नहीं है, समझ में रहे, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट ऑब्टेन कर लो, डन है, समझ में रहे, ठीक है ना? फिर evaluating whether audit procedure performed in the current period provide evidence relating to the opening balances, current period के कोई evidences ओपनिंग बैलेंस के लिए रेलेवेंट है। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यही सोच रहा था मैं, यही सोच रहा था मैं, ठीक है ना? तो इस साल आपको पैसे मिले, उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ओपनिंग में डेटर्स होंगे। वेरी गुड, समझ में आया गाइस? हेलो गाइस, है ना? करंट ईयर के ट्रांजेक्शन से अपन ओपनिंग बैलेंसेस का अंदाजा लगाए, यही बोल रही थी ना? हाँ हाँ,
ठीक है, फिर क्या है, फिर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर कि पहले ओपनिंग बैलेंसेस के लिए भी मैंने डेटर से कंफर्मेशन मांग ली या कुछ भी ऐसा, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये स्पेशल है ना। नॉर्मली अपन सिर्फ क्लोजिंग के लिए करते हैं, लेकिन ओपनिंग के लिए भी कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ये इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है। फिर अगर ऑडिटर ने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया कि ओपनिंग बैलेंसेस में मिस स्टेटमेंट है, जिससे कि करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ आ सकती है ना, तो एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे। ठीक है, क्लियर है। टू डिटर्मिन इफेक्ट ऑन करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर उसने ये कंक्लूड किया कि भैया नहीं, करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी वो गड़बड़ है, समझ में आ रहा है, तो फिर वो देखेगा कि वो कितने बड़े हैं, मटीरियलिटी लेवल पर चेक करेगा। ऐसे 450 जो है वो छोटे छोटे मिस स्टेटमेंट्स को एग्रीगेट करके जब अपन देखते हैं ना, वो वाला है वो। तो मिस स्टेटमेंट्स की मटीरियलिटी जो है उसके लेवल को वो आइडेंटिफाई करेगा। क्लियर है। तो यहाँ इसको कंक्लूड नहीं किया उन लोगों ने कि क्या करेगा, कुल मिलाकर के एक्स्ट्रा प्रोसीजर लगाएगा, और फिर भी अगर रहता है तो अल्टीमेटली फिर वो रिपोर्ट में इस बात का डिस्क्लोजर प्रॉपरली दे देगा। हेलो हेलो, बोलो भाई। ठीक है, नहीं ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, ये तो रिकॉर्ड हो गया, वो उसकी बात चल रही है जो उसका सेपरेट डिस्क्लोजर आना था। इसमें तो ये बात चल रही है, इसमें तो ये बात चल रही है, ठीक है, कि भाई क्या किया तुमने, गलत दिखाना, कुछ गलत है। मिस स्टेटमेंट मतलब क्या, प्रायर पीरियड जो है इस साल में दिखाना मिस स्टेटमेंट थोड़ी है। इसका तो ये मतलब हुआ कि पिछले साल वाले मिस स्टेटेड थे, समझ में आ रहा है कि मिसिंग एंट्रीज थी। क्लियर है। इस बार वाले मिस स्टेटेड थोड़ी है। तो अपन जब उसकी बात कर रहे तो वो अलग था, और यहां पर अपन बात कर रहे हैं मिस स्टेटमेंट्स की। तो मिस स्टेटमेंट्स को मटीरियलिटी लेवल पर टेस्ट करना पड़ेगा। 450 जो है वो आपके एग्रीगेट करता है मिस स्टेटमेंट्स, छोटे छोटे खूब सारे, और फिर वो देखता है कि अनआइडेंटिफाइड आइडेंटिफाइड जो है उनको मिला करके कहीं मटीरियलिटी के ऊपर तो नहीं निकल जाएगा, ये वाली बात है। वो अपन पढ़ेंगे जब इसका स्टैंडर्ड या बीच में कंटेंट आएगा तो समझ आ जाएगा। क्लियर है बेटा। हाँ, कहाँ दिक्कत है बताओ। अबे इतनी देर से वही तो बता रहा हूँ मैं। चलो अच्छा सुनो फिर से, कौन सा क्या अंतर समझ में नहीं आ रहा, मतलब तुमको क्या लग रहा है बताओ। हाँ हाँ, ये मिसेस स्टेटमेंट है क्या, नहीं है ना, है ना। और ये पैराग्राफ में अपन किस चीज की बात कर रहे हैं बताओ। सिंपल, अब भी डिफरेंस नहीं लग रहा है ना। तो ये प्रॉपरली डिफरेंशिएटेड है, समझ में आ रहा है। वो मैटर ही अलग है, ये मैटर अलग है, समझ में आ रहा है। यहाँ तो वो ये कंक्लूड कर रहा है कि भैया ओपनिंग बैलेंसेस में मिस स्टेटमेंट्स हैं, और वहां वो बोल रहा है कि भैया प्रायर पीरियड आइटम्स जो है वो रिकॉर्ड हुए हैं, उनको चेक कर लो एक बार, समझ में आ रहा है। ठीक है, ताकि तुमको पता लग जाए मिस स्टेटमेंट, मतलब जब उसको चेक करोगे तो अगर मिस स्टेटमेंट मिल जाते हैं, और एंड वाले पैराग्राफ में बिल्कुल ही लेना देना नहीं है। मतलब अभी उठा करके अपन 10 पॉइंट की लिस्ट बना सकते हैं डिफरेंसेस की। वो नीचे में कह रहा है कि अब अगर मिल गए हैं, तुम श्योर हो गए हो कि मिस स्टेटमेंट्स हैं, तो ऐसे 450 के हिसाब से ये टेस्ट कर लो कि रिपोर्ट में आएगा कि नहीं। ये है उसका मतलब, उसको मैं आगे खींच के लेके जाऊँ तो ऐसे 450 को रेफर कर रहा है ना वो, तो 450 अल्टीमेटली फिर रिपोर्टिंग पे जाता है, समझ में आ रहा है। तो उसको एसेस करके ये अंदाजा लगाओ कि रिपोर्ट में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ऐसा। ठीक है, चलो। कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, अब ये एक प्रोसीजर था, लेकिन इस प्रोसीजर की डिटेलिंग कर दी है लोगों ने, है ना। तो ऑडिटर शैल ऑब्टेन अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट अप्रोप्रिएट अबाउट वेदर द अकाउंटिंग पॉलिसी, हाँ, एंड वेदर चेंज इन अकाउंट, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं। एक तो कह रहा है कि भैया कंसिस्टेंटली अप्लाई किए कि नहीं, और चेंजेस किए तो प्रॉपरली अकाउंट किए कि नहीं, और एडिक्वेटली प्रेजेंट किए एज पर एफआरएस, बस इतना बोलना। समझ आया।
हेलो हेलो हेलो, ठीक है ना। अब देखो, ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग इन रिलेशन टू ओपनिंग बैलेंसेस, ठीक है ना। अगर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा है तो क्वालिफाइड ओपिनियन दो या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अब मुझे बताओ, याद करके बताओ कि क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर में क्या था। डिस्क्लेमर में क्या था? डिस्क्लेमर में क्या था? है ना, कुछ कह नहीं सकते, याद है। ओपिनियन क्या क्या होते हैं कि सब कुछ सही है, समझ में रहे, या तो फिर कुछ तो भी गलत है, थोड़ा थोड़ा गलत है, ज्यादा ज्यादा गलत है। हेलो हेलो, समझ आ रहा है? तो ये डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन मतलब, अब समझना, अगर ओपनिंग बैलेंसेस का क्लोजिंग बैलेंस पर बहुत हावी वो है और ओपनिंग बैलेंसेस को लेकर के मैं सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट, मैं खुद ही श्योर नहीं हूँ कि यार क्या है, तो मैं रिपोर्ट में लिखूंगा कि भैया क्लोजिंग स्टेटमेंट्स में ओपनिंग बैलेंसेस बड़े सारे आ रहे हैं और ओपनिंग को मैं चेक कर नहीं पा रहा हूँ प्रॉपरली, समझ में आ रहा है। तो भैया मैं उनके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, हाँ ड्यूरिंग द पीरियड के जो हुए उन्हें चेक कर लिया। पॉइंट समझो, डिस्क्लेमर का मतलब ये है कि पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर होंगे कि नहीं होंगे, इतना बड़ा है ये मैटर कि मैं कह नहीं सकता। अब क्वालिफाइड के दो हिस्से होते हैं। हेलो हेलो हेलो, क्वालिफाइड ओपिनियन के दो हिस्से होते हैं। क्वालिफाइड ओपिनियन के दो हिस्से होते हैं, क्लियर है। एक कौन सा? छोटा सा मिस स्टेटमेंट, और एक या तो फिर छोटा सा डिस्क्लेमर। तो डिस्क्लेमर जो है वो पूरे अगर मैं सिर्फ ऐसा बोल रहा हूँ कि डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, तो मैं बोल रहा हूँ कि इतने कम मिले हैं मुझे एविडेंसेस कि मैं पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में ढंग से कमेंट नहीं कर सकता हूँ। हेलो हेलो हेलो, लेकिन अगर क्वालिफाइड में डिस्क्लेमर है, समझ में आ रहा है, ये क्वालिफाइड में डिस्क्लेमर। हेलो 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 गाइस, बाकी लोग, हेलो हेलो हेलो, है ना। तो क्वालिफाइड में डिस्क्लेमर का मतलब क्या है कि भैया कुछ चीजों पे मैं कमेंट नहीं कर सकता हूं, बाकी सब सही है। क्वालिफाइड में डिस्क्लेमर का मतलब क्या है कि कुछ चीजों पे मैं कमेंट नहीं कर सकता हूं। क्वालिफाइड में मिस स्टेटमेंट भी होता है और क्वालिफाइड में डिस्क्लेमर भी होता है। जब क्वालिफाइड में मिस स्टेटमेंट होता है तब रिपोर्टिंग कैसी जाती है? जब ये कुछ चीजें गलत हैं, बाकी सब मैंने चेक कर लिया, बाकी सब सही है, ये होता है क्वालिफाइड का मिस स्टेटमेंट वाला पार्ट। लेकिन अगर क्वालिफाइड का डिस्क्लेमर वाला पार्ट है तो मैं बोलूंगा ये कुछ चीजों पर मैं ओपिनियन नहीं दे सकता, बाकी सब सही है। हेलो 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 गाइस, पूरा डिस्क्लेमर मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के टोटली मुझे एविडेंसेस में कम मिले कि मैं पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है, इसी बात पर मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ। हेलो हेलो हेलो, बोलो गाइस। हे भगवान, चलो सुनो, मैंने पहले तुम लोगों को ओपिनियन के बारे में बताया था, नालायकों, फिर से बताना पड़ रहा है। चलो ठीक है, सुन लो, बहुत बार आएगा ये। हाँ बोलो, बोलते जाओ। ठीक है ना। और ये है इसको अनमॉडिफाइड भी बोलते हैं। याद आ रहा है कुछ कि अभी भी नहीं आ रहा? है ना, मतलब कि इसका मतलब एवरीथिंग इज ट्रू एंड फेयर। ये पूरा चैप्टर है, पूरा स्टैंडर्ड, तीन स्टैंडर्ड से मिलकर के, दो स्टैंडर्ड से मिलकर के बना हुआ है। और ये है मॉडिफाइड ओपिनियन। हेलो 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 गाइस, है ना। ओपिनियन फर्दर कैसे डिवाइडेड है? क्वालिफाइड, है ना, डिस्क्लेमर और एडवर्स। एडवर्स का मतलब क्या है? सब कुछ गलत है। ट्रू एंड फेयर क्या मतलब?
फॉल्स और अनफेयर है, मतलब समझ में आ रहा है? ये रिपोर्ट, ये ऑडिटर का रिपोर्टिंग वो है कि कैसी कैसी रिपोर्ट वो देता है, फॉल्स एंड अनफेयर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में कर रहा है। डिस्क्लेमर मतलब कि कुछ कह नहीं सकते। हेलो 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 गाइस, क्वालिफाइड फर्दर दो पार्ट में बटा होता है ना? स्मॉल मिस स्टेटमेंट्स, मतलब लेकिन मटेरियल है ना, और स्मॉल डिस्क्लेमर है ना, यानी एडवर्स का छोटा भाई ये। जो क्वालिफाइड है इसमें डिस्क्लेमर और एडवर्स के छोटे छोटे भाई हैं। एडवर्स मतलब सब कुछ गलत है, और क्वालिफाइड का स्मॉल मिस स्टेटमेंट क्या बोलता है कि कुछ चीजें गलत हैं, बाकी सब सही है। हेलो हेलो हेलो। डिस्क्लेमर बोलता है कि भैया पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ट्रू एंड फेयरनेस पे हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन क्वालिफाइड का डिस्क्लेमर क्या कहता है, स्मॉल डिस्क्लेमर, कि कुछ चीजों के बारे में कुछ नहीं कह सकते, बाकी सब चेक कर लिया, बाकी सब सही है। क्लियर हो गया गाइस? तो वो यही बात कर रहा है। 705 जो है वो मॉडिफाइड ओपिनियन के बारे में, ऐसे 700 जो है वो क्लीन ओपिनियन की बात करता है। उसमें ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट भी है। खैर आगे देखिए। If auditor concludes that the opening balances contain a misstatement that materially affects the current year's financial statement, and the effect of misstatement is not properly accounted for or not adequately presented, the auditor shall express a qualified or adverse opinion। बहुत ध्यान से, ऊपर वाले पैराग्राफ में बोल रहा है क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर, क्योंकि मैं चेक नहीं कर पा रहा हूँ। नीचे वाले बोल रहा हूँ नीचे वाले पैराग्राफ में बोल रहा है कि गलत है। समझ में आ रहा है? उन लोगों ने ढंग से प्रेजेंट ही नहीं कर रखा। तो फिर मैं क्या बोलूंगा, क्वालिफाइड और एडवर्स। यहां क्वालिफाइड का मतलब अलग है और ऊपर वाले पैराग्राफ में क्वालिफाइड का मतलब अलग है। हेलो गाइस, स्मॉल डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर, डिस्क्लोजर नहीं। हाँ, और नीचे वाले में स्मॉल मिस स्टेटमेंट। क्लियर है गाइस? गाइस गाइस गाइस, सारे लोगों को है ना? चलो अब रिलेटेड पार्टी पढ़े। रिलेटेड पार्टी पे जो स्टैंडर्ड है ना, उसका नाम है 550, है ना? 5 और 5 रिलेटेड है, ऐसे याद रह सकता है, लेकिन ऐसे में कंफ्यूजन भी हो सकता है, इसलिए जैसे याद करना हो वैसे कर लेना। मेरे को ऐसे में कंफर्टेबल रहता है ना? ठीक है बेटा। हेलो हेलो, है ना? नहीं तो मैं 500 में 00 रिलेटिव लग गए तो ठीक है ना? खैर मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, फिर कुछ याद हो जाता है फालतू चीजें। ठीक है ना? चलो सुनो, रिलेटेड पार्टी कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है, इनकम टैक्स एक्ट में दिया हुआ है। सेम है क्या? इनकम टैक्स के रिलेटेड पार्टी और कंपनीज एक्ट की। हेलो 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 गाइस, अलग अलग है ना? है ना? दोनों ने अलग अलग डिफाइन किया हुआ है। ठीक है। तीसरी बात की जो कंपनी नहीं है वो, उसके लिए और अलग, है ना? क्लियर है? ठीक है। अच्छा, रिलेटेड पार्टी का ऑडिट में क्या काम? ऑडिटर के लिए हाउ रिलेटेड पार्टी इज रेलेवेंट फॉर द ऑडिटर। हम्म हम्म हम्म। अरे कुछ भी बोल रहे हो तुम, और एक तो तुम कुछ एकदम डेप्थ वाली टेक्निकल बात बोलते हो, वो भी तुम गलत ही बोल रहे हो वैसे। लेकिन मैं ओवरऑल पूछता हूँ तो ओवरऑल जवाब दो। बताओ, रिलेटेड पार्टी का ऑडिटर के लिए क्या रेलेवेंट? और कोई कुछ कुछ कहना चाहता है? और कुछ, और कोई कुछ बोलो।
ये सबसे ज्यादा रेलेवेंट बात है, समझ आ रहा है? पॉइंट समझो, देखो समझो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना कि आप अपने ऑब्जेक्टिव से रिलेट करो। जब मैं पूरा ऑडिट पढ़ा रहा हूं ना, तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ट्रू एंड फेयर व्यू, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो रिलेटेड पार्टी डायरेक्टली अपने ऑब्जेक्टिव से रिलेट कर जाएगा। कैसे? देखो, रिलेटेड पार्टी का यूज करके कोई भी एंटिटी कुछ भी दिखा सकती है फाइनेंशियल, कितने भी असेट, कितनी भी लायबिलिटी, कितनी भी वैल्यू पे, इतना बड़ा इसका वो है ऑरा। समझ आ रही है बात? क्लियर है? रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन दिखा करके कुछ भी दिखाए जा सकते हैं अपने फाइनेंशियल, इतने रेलेवेंट है रिलेटेड पार्टी। हेलो हेलो हेलो, है ना? तो हमको देखना पड़ेगा ना कि भैया जेन्युइन ट्रांजैक्शन, अच्छा रिलेटेड पार्टी से जेन्युइन ट्रांजैक्शन भी हो सकते हैं, बाकी फालतू के भी ट्रांजैक्शन दिखाए जा सकते हैं, उसमें क्या है? ठीक है बेटा, ठीक है ना? तो भाई जो रिलेटेड पार्टी है, समझ में आ रहा है? हमको पहले पता होना चाहिए कि रिलेटेड पार्टी कौन है। आपको रेलेवेंस समझ में आया ऑडिटर के लिए रिलेटेड पार्टी का, है ना? समझ में आ रहा है? मतलब सब लोग एक एक बात बोल रहे हैं, लेकिन आप सोच करके देखो कि पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से स्टेट हो सकते हैं रिलेटेड पार्टी का यूज करके, तो रिस्क कितना खतरनाक है। इनफैक्ट ऐसे 550 में जब अपन स्टैंडर्ड की बात करें अगर, तो स्टैंडर्ड में अलग से रिस्क असेसमेंट का सेक्शन है, पता है तुमको? ऐसे 550 में यानी ऑडिट करने के दौरान तो तुम्हारा अलग लेवल है, समझ में आ रहा है? ऑडिट प्लानिंग के दौरान की वो बात करता है कि भैया प्लानिंग के दौरान देखना रिलेटेड पार्टी है, तो तुम्हारा रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट तो बहुत ही बढ़ गया, और रिस्क बढ़ गया तो पता नहीं कितने प्रोसीजर नहीं परफॉर्म करने पड़ जाएंगे, तुम्हारा पूरा एनटीई बढ़ जाएगा। एनटीई मतलब नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट बढ़ जाएगा तुम्हारा चेकिंग का, टेंशन बढ़ जाएगी कि रिलेटेड पार्टी है या अरे राम रे ज्यादा चेकिंग करनी पड़ेगी, क्या पता क्या हो। समझ में आ रही है बात? क्लियर है गाइस? है ना? अब देखो रिलेटेड पार्टी कौन है, या तो एफआरएफ में डिफाइंड है, यानी कि अगर आप कंपनी का ऑडिट कर रहे हो तो सेक्शन 2 और सेक्शन 76 में रिलेटेड पार्टी है और 77 में रिलेटिव। हेलो हेलो, ठीक है ना गाइस? ठीक है, तो वहां से उठा लो डेफिनेशन की कौन कौन रिलेटेड पार्टी है। फिर दूसरा, अगर स्टैब्लिश वो एफआरएस में नहीं लिखा है, या एफआरएस में मिनिमल रिक्वायरमेंट से मतलब कि ये तो कहलाएंगे ही, और भी हो सकता है, इंक्लूसिव डेफिनेशन दे दी। मान लो एफआरएस ने इंक्लूसिव डेफिनेशन दे दी। अब हम लोग नॉर्मली कंपनी को लेकर के चलते हैं तो कंपनी में तो डिफाइंड है प्रॉपरली, लेकिन अगर मान लो कि कोई और एक्ट का ऑडिट होना है और उसमें मिनिमल तरीके से डिफाइंड है, ठीक है कोई बात नहीं, तो क्या होगा? हम किसको मानेंगे रिलेटेड पार्टी? वह व्यक्ति जो कंट्रोल कर रहा है या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कर रहा है ना, ओवर एंटिटी। समझ आ रहा है? ठीक है ना? या अनदर एंटिटी, है ना, ओवर विच एंटिटी हैज कंट्रोल। हेलो हेलो हेलो, समझ में आ रहा है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली। हेलो हेलो, हम जिसको कंट्रोल कर रहे हैं, जो हमको कंट्रोल कर रहा है वो हमारी रिलेटेड पार्टी है। ठीक है? ठीक है। फिर कॉमन कंट्रोलिंग ओनरशिप, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम किसी एक होल्डिंग कंपनी के अगर मान लो कि दोनों है ना, सिस्टर कंसर्न बोल सकते हो। ठीक है, फिर ओनर्स आर क्लोज फैमिली मेंबर्स और कॉमन की मैनेजमेंट, ये फैक्टर किसी भी दूसरी एंटिटी को इस एंटिटी से रिलेटेड बना देते हैं। हेलो 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 हेलो, है ना? However, entities that are under common control by a state, however, entities that are under common control by the state, national, regional, or local government are not considered related unless they engage in significant transaction or share resources to a significant extent with one another. क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? जो एंटिटीज कॉमन कंट्रोल में होती हैं आर नॉट कंसिडर्ड रिलेटेड
unless they engage in significant transaction or share. एक second. कैसे? हाँ, मतलब अगर सरकार कंट्रोल कर रही है, समझ में आ रहा है? ठीक है, उनको हम रिलेटेड नहीं मानते। यहाँ पर स्टेट वर्ड का मतलब जो है, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, ये देखो दिखा है ना? तो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एंटिटीज को अपन रिलेटेड नहीं मानते। अगर गवर्नमेंट दो एंटिटीज को कंट्रोल कर रही है तो उनको रिलेटेड नहीं मानेंगे। हेलो 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 हेलो, ठीक डन। फिर तो अब देखो समझो, सबसे पहले अपन ने क्या समझा कि रिलेटेड पार्टी कौन है, समझ आ रहा है? फिर अपन ने देखा कौन कौन हो सकता है। फिर अपन ने बोला कि भाई देखो रिलेटेड पार्टी के रिलेशनशिप्स का नेचर, नेचर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि क्लोज रिलेटिव है या दूर का रिलेटिव है, क्या इस बात से फर्क पड़ता है? हेलो, हाँ, ठीक है ना, है ना? तो इसलिए नेचर आपको देखना पड़ेगा, समझ रहे? कोई एंटिटी के थ्रू रिलेट कर रहा है, कोई कंपनी के थ्रू रिलेट कर रहा है, कैसे कर रहा है, समझ रहे? तो ये सब पता होना चाहिए कितने एक्सटेंट में है, और अगर जो रिलेटेड है उसके साथ ट्रांजेक्शन कितने हो रहे हैं। जितने ज्यादा ट्रांजेक्शन ऑडिटर का उतना सरदर्द ज्यादा, ठीक है? चलो अब क्या बोल रहे हैं? कह रहा भैया देखो ऐसा नहीं है कि नकली ही होते हैं, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होते हैं। हाँ ऑब्वियसली बात है ना, समझो, अब समझना। मान लो कि मेरी कंपनी है, एक बार बिजनेस एंड से देखते हैं। मेरी कंपनी में कार बनाता हूँ और एक टायर बनाने वाली कंपनी से क्या करता हूँ, टायर परचेज करता हूँ, ठीक है कि नहीं? अब क्या हुआ, मेरे को लगा बिजनेस डिसीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से टायर बनाने वाली कंपनी खरीद लेता हूँ, है ना? अब मैंने द मोमेंट मैंने टायर बनाने वाली कंपनी खरीदी तो मैंने उसकी सेपरेट एंटिटी को डिस्ट्रॉय नहीं किया, उसकी सेपरेट एंटिटी को रखे रहने दिया। अब वो कार बनाती, वो टायर बनाती है और वो बेच देती है कार बनाने वाली कंपनी को, लेकिन वो दोनों कंपनी अंडर कॉमन कंट्रोल है। आ रहा है समझ में? हेलो, है ना? लेकिन भैया ये जनरेट तो करेगी ना रेवेन्यू, मतलब अपन उसको बिल्कुल ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि इंटरनल कंजम्पशन है, समझ में आ रहा है? हो सकता है वो इस कंपनी को भी बेचे, हो सकता है वो बाहर भी बेचे, मतलब मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना। मैं उसको एक्सक्लूसिवली इसकी टायर कंपनी बना दूं या मैं उसके टायर बना बना करके अपनी कंपनी में भी सप्लाई कर रहा हूँ, बाहर भी सप्लाई कर रहा हूँ, मेरे पे डिपेंड करता है। ठीक है बात है ये, ठीक बात है ना? तो इन सच सर्कमस्टेंसेस many related party transactions are normal course of business. In such circumstances, they may carry no higher risk of material misstatement of the financial statement than similar transaction with unrelated parties. ठीक है, हो सकता है कि भैया नॉर्मल ट्रांजेक्शन हो तो फिर रिस्क नहीं है, ठीक है ना? लेकिन however, nature of related party relationships and transactions may in some circumstances give rise to higher risk of material misstatement of the financial statement than transactions with unrelated parties. क्या मतलब है इसका? कुछ सर्कमस्टेंसेज में ज्यादा रिस्क हो जाएगा, समझ में आ रहा है? तो बस ऊपर वाले पैराग्राफ में यही बोला कि कुछ में मैनिपुलेशन के चांसेस ज्यादा है, कुछ में कम है, सिंपल। एग्जांपल देखो, अगर मान लो रिलेटेड पार्टीज कैसे बना रखी, खूब खतरनाक टाइप का स्ट्रक्चर बना रखा है। मैंने एक एंटिटी ओन करी, उसने दूसरी, उसने बाहर एंटिटी एक ओन करी है, वो फिर लोकल में उसने एक ओन कर रखी है। तो इतनी नौटंकी क्यों करी है भाई? आ रहा है समझ में? ठीक है ना, इतनी नौटंकी क्यों करी है जब एक ही काम है? तो भैया तुमने 5 अलग अलग कंपनी काहे बना डाली, क्या पर्पस था? तो जितना कॉम्प्लेक्स होगा स्ट्रक्चर, शक बढ़ाएगा वो। हेलो हेलो गाइस, ठीक है ना? फिर इंफॉर्मेशन, अच्छा ओके, हाँ, एक जितनी बार वो फ्लिकर होता है ना,
रिलेटेड पार्टी में ऑपरेट थ्रू एन एक्सटेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स रेंज ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है ना, विथ करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन, ठीक है ना। फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम में बी इनएफेक्टिव at identifying or summarizing transactions and outstanding balances between the entity and its related parties, ठीक है ना। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम हो सकता है कि भैया उसने अपन ने आइडेंटिफाई किया ही नहीं है, मतलब ऑब्वियस ही बात है ना, वो उसको एक नॉर्मल एंटिटी समझ रहा है। मेरी बात ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि अगर अपन ने सेपरेट लीगल आइडेंटिटी किल कर दी है तो फिर वो एक डिपार्टमेंट बन गया होगा, लेकिन अगर अपन ने किसी कंपनी को खरीद के उसकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी किल नहीं करी तो सिस्टम्स में रिलेशनशिप थोड़ी ना वो शो होता है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि एंटिटी ये सोच करके थोड़ी कर रही है कि हमको ऑनेस्टी साबित करनी है, भैया ऑनेस्टी से काम कर रही है बस एंटिटी, अगर कर रही है तो। समझना ही मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ कि भैया वो तो काम कर रहे हैं। एक एंटिटी थी, हमारा एक सॉफ्टवेयर था जिसमें सप्लायर के तौर पर दिख रहा था वो, अब वो कॉमन होल्डिंग कंपनी ने उसको खरीद लिया है, लेकिन मेरे इंफॉर्मेशन सिस्टम में थोड़ी ना कुछ फिर का है, उसमें तो अभी भी वो वही दिख रहा है, एक सप्लायर है। हेलो हेलो हेलो, ठीक है ना। तीसरा है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में नॉट बी कंडक्टेड ना नॉर्मल मार्केट टर्म्स। फॉर एग्जांपल हम रिलेटेड है तो भैया रिलेटिव तो डिस्काउंट देते हैं ना, कहीं कहीं, कहीं कहीं तो महंगा ही लगा देते हैं। अरे कहीं कहीं तो रिलेटिव डिस्काउंट देते हैं कि नहीं देते हैं, समझ रहा है। आपको सस्ती चीजें लेना है ना, समझ रहा है, तो अपने दोस्त के घर जाओ, समझ रहा है, क्योंकि उसको पता है आप चेक करोगे। समझ रहा है, रिलेटिव से आप बोल नहीं पाओगे, उससे आपको सस्ती नहीं मिलती चीजें, रिलेटिव महंगी दे देते हैं कई बार चीजें। अलग अलग हो सकता है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, समझ आ रहा है, लेकिन इन जनरल बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलो ठीक है। तो related party transaction may not be conducted under normal market terms and conditions. For example, some related party transactions may be conducted with no exchange of consideration. क्लियर है गाइस? फ्री में भी कर सकते हैं ये तो ट्रांजेक्शन। मैं तुम्हें एग्जांपल बताऊं तो मैंने जब किया था नेटवर्क 18 टीवी 18 का, तो बता चुका हूँ शायद कई बार, उसमें 23 अलग अलग एंटिटीज थी। हेलो हेलो हेलो, है ना। जैसे IBN 7 न्यूज चैनल चलता है, वाईकॉम 18 जो जैसे MTV या ये कलर्स चलते हैं, समझ आ रहा है, ठीक है ना। moneycontrol.com है, ठीक है। तो इसकी जो मेन एंटिटी है वो नेटवर्क 18 है, CNBC चैनल भी इनका चलता है। तो टोटल कुल मिलाकर के 23 कंपनीज का कॉन्ग्लोमेरेट था वे बैक इन 2010 की बात कर रहा हूँ मैं, 2010, हाँ ठीक है बेटा। हेलो हेलो हेलो, ठीक है ना। तो अब देखो, अब जैसे मान लो कि moneycontrol.com समझ आ रहा है, वो अपनी वेबसाइट में एडवर्टाइजमेंट दे रहा है। उनकी एक और वेबसाइट है in.com, in.com, वो बहुत बढ़िया चलती थी, अभी मुझे पता नहीं कि कितना चलती है, समझ आ रहा है। तो in.com भी जो है, समझ आ रहा है, वो मतलब कि आपस में वो लोग क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं। तुम अपनी वेबसाइट में हमारा ऐड दिखाओ, हम अपनी वेबसाइट में तुम्हारा ऐड दिखाएंगे, लेकिन उसके दोनों के प्रॉपर बिल्स जनरेट होते थे, दोनों का रेवेन्यू जो है वो प्रॉपर उससे बढ़ता था, दोनों एक दूसरे को रेवेन्यू चार्ज कर रहे। क्लियर है बेटा? समझ आ रहा है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही खतरनाक सिस्टम है बेटा ये, क्योंकि ये जेन्युइन ट्रांजैक्शन है और ये एक्चुअली नकली ट्रांजैक्शन भी है। मतलब मेरा पॉइंट समझ रहे हो? अब मैं मतलब कि खतरनाक है ये, खतरनाक। जैसे मान लो कि तुम्हारा अपना बिजनेस है, हाँ, अरे कहाँ यार, सत्यम का कोई लेना ही देना नहीं है इस ट्रांजेक्शन से। वो रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड था, लेकिन वो अलग मैटर है, वो अपन देखेंगे ना, समझना। उसमें फ्रॉड था भाई, ठीक है ना, उसमें सेल करी नहीं दिखाई, मतलब सीधा ऐसा ही फ्रॉड था उसमें। ये तो अलग मैटर है ना, इन्फ्लेशन अलग तरीके से कि रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन दिखा रहा। जैसे मान लो कि तुम्हारी शॉप है ना, मेरी क्लास है, अब मैं अपनी क्लास में तुम्हारा ऐड लगा रहा हूँ और तुम अपनी शॉप में मेरा ऐड लगा रहे हो। मैं अपनी क्लास में तुम्हारा ऐड लगा रहा हूँ, तुम अपनी शॉप में मेरा ऐड लगा रहे हो। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है। अब सिंस मुझे अपनी क्लास में ऐड लगा करके ऐड देने मिल रहा है तुम्हारे उसमें,
समझ रहा है, दोनों एक दूसरे के ही फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, समझना मेरी बात को। तो ये चल रहा है। हेलो हेलो हेलो, समझ आ रहा है? अच्छा, अगर मान लो मेरे पैसे लगते तो शायद मैं कभी नहीं कराता एडवर्टीजमेंट, ठीक है। अब अगर हम फ्री में कर रहे हैं और अगर मान लो कि अब मुझे रेवेन्यू ज्यादा दिखाना है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना, मुझे रेवेन्यू बहुत दिखाना है, तो मैं बोलूंगा कि भैया तुम अपना ऐड का प्राइसिंग रखो, जो रखना है रखो, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हम तुम्हारे लिए ऐड कर रहे हैं, तुम हमारे लिए ऐड कर रहे हो, तो अपन प्राइसिंग बहुत हाई रख लेते हैं, तुम्हारा भी रेवेन्यू बढ़ गया और मेरा भी रेवेन्यू बढ़ गया। लेकिन हाँ, बस पैरेलली खर्चा भी बढ़ जाएगा। तो हम कई बार ये कर सकते हैं कि भैया मैं सिर्फ तुम्हारे में ऐड दे रहा हूं, तुम पैसे नहीं ले रहे, समझ आ रहा है, लेकिन मैं वो एक बिल जनरेट कर, मतलब ठीक है, अभी मैं उसका बिल्कुल परफेक्ट ट्रांजेक्शन नहीं बना सकता तुम्हारे लिए, लेकिन तुम इसमें पॉसिबिलिटी देख रहे हो गड़बड़ करने की, जो है कि सबका रेवेन्यू घुमा फिरा के बहुत हाई जो है वो एकदम दिखा सकते हैं। कि मान लो अगर मुझे ऐसा करना है ना कि एक एंटिटी का बढ़ा के दिखाना है, एक का कम करके दिखाना है, तो मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ फिर इसको, कि एक का पूरा ऐड जो है वो दूसरे में दिखा दिया मैंने, ठीक है ना। और तुम इसके मतलब इसको तुम झुठला नहीं सकते, भाई मेरे को था कि ऐड करना है, नहीं आ रहा समझ में, तुम इसकी वैलिडिटी पे क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट का डिसीजन तो ऐसे ही होता है ना, रैंडम। हाँ हाँ, कुछ चीजों को लेकर के आप बस वो कर सकते हो, अनटिल अनलेस वही वही घुसा के रखा हुआ है, समझ लो। अगर वही वही किया है तो फिर तो भाई ऑब्वियस ही बात है, मैं उसको मार्केट के सिमिलर इंडस्ट्रीज के पैरामीटर पे कंपेयर करूंगा ना। तो ये तुम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो तुम्हारी सेल भी तो बढ़नी चाहिए, तुम 4 साल से एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो और अगर तुम्हारी सेल नहीं बढ़ रही, तो मैं तो यही बोलूंगा ना कि भैया तुम मैनिपुलेशन के लिए कर रहे हो। खैर छोड़ो, अभी उस पर नहीं जा रहे हैं अपन, ठीक है ना। मैं पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूँ कि ये गड़बड़ी हो सकती है। क्लियर है गाइस? अब देखो, हाँ नहीं, अनरिलेटेड पार्टीज के साथ आप इसलिए नहीं कर सकते मैं क्या बोलूं, तुम प्रैक्टिकल सिचुएशन में जाओगे ना तो तुमको समझ में आएगा कि भाई उसमें कुछ कंसिडरेशन ऐसे होते हैं कि भैया अगर तुम्हारे में प्रॉफिट ज्यादा हो जाए, मेरे में कम हो जाए, सिर्फ शो करने वाली बात है तो कोई दिक्कत नहीं। अनरिलेटेड के साथ फिर टैक्स के लफड़े और वो सारे इश्यूज आ जाएंगे ना, हम जैसे चाहे वैसे मैनिपुलेट नहीं कर सकते रिलेटेड पार्टी अगर नहीं है तो। समझ आ रहा है क्या? ठीक है ना, मतलब मैं बस इतना बोल सकता हूँ कि इतना सिंपल नहीं है, ठीक है ना। हेलो हेलो, हाँ मतलब मैं बस अभी मतलब ये कर दे रहा हूँ कि हाँ, बी ओपन टू थिंक कि हाँ पॉसिबिलिटी है, एक्सप्लोर। तुम जब पहुंचोगे मार्केट में तो कर लोगे, समझ रहे, क्योंकि अभी तो मैं कितने ही बता पाऊंगा तुमको, समझ रहे, मैं 4 केसेस बताऊंगा 2 महीने लग जाएंगे, सच बता रहा हूँ तुमको, ठीक है ना। चलो, वो उसको पूरे, क्योंकि हर एक चीज उसकी बतानी पड़ेगी ना कि ये कैसे हुआ, वो एंटिटी कैसे बनी, क्या उसके पीछे थॉट था, देखो ऐसे ऐसे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, फिर यहाँ पहुंचेगा। मेरे को एक मिले थे, कोई एक पर्सन है ना, तो वो उन्होंने बताया था। अब खैर ये थोड़ी पढ़ाई से अलग बात है, लेकिन ये आपके काम की हो सकती है मेरे। तो उन्होंने बताया था कि भैया वो पॉलिटिकली थोड़े कनेक्टेड थे, है ना। मैं एक बार वो वहां गया था, क्या कहते हैं, यूपी साइड एक शादी अटेंड करने गया था, तो वहां पर मैं मिला था उनसे, है ना। यूपी अब तुम जानते ही हो, है कि नहीं। तो एक तो वो बहुत गजब बातें बताई उन्होंने, मतलब एक तो समझ में आ रहा है। एक तो जब मैं उनके ऑफिस गया तो उन्होंने वहां पर मायावती और उसकी फोटो लगा रखी थी, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो वैसी बात कर रहे थे, तो बात करते तो उन्होंने बोला कि भैया देखो सरकार चेंज होगी तो यहाँ फोटो चेंज हो जाएगी, आ रहा है समझ में। तो उससे एकदम से हिट किया, समझ में आ रहा है। पहले तो ये लगा कि भाई अच्छा, मतलब प्रॉपर उन्होंने ऐसे बिल्कुल बीच में जैसे भगवान की फोटो नहीं लगाते हैं, समझ में आ रहा है, यानी जहां वो बैठे हैं उसके ऊपर, है ना। उस समय वो थी, मायावती थी चीफ मिनिस्टर, सबकी बात है, और उसके बाजू में उनका जो लोकल पार्षद या जो भी होगा, सिटी का सांसद,
उन दोनों की फोटो लगा रखी थी। यानी देख करके ऐसा लगे कि भैया आप नेता के ऑफिस में बैठे हो, लिटरली। समझ में आ रहा है? गाड़ी में उनने झंडे लगा रखे थे वो नीले वाले हाथी के, कि भैया लगे कि भैया गाड़ी जो है अपनी वो वाली है। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? प्रॉपर जैसे अपने नहीं, जैसे अपने शहर में नहीं घूमते छोटे भैया नेता नेता जो है ना, वैसे टाइप के। लेकिन उन्होंने बहुत प्रॉपर वो कर रखा था। ठीक है, उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि भैया बैंक में बैंक में उनका सीक्रेट अकाउंट है। समझ में आ रहा है? मतलब एक उनका ब्लैक मनी का अकाउंट है, एक उनका व्हाइट मनी का अकाउंट है। मतलब व्हाइट का तो जो नॉर्मल आप बैंक में अकाउंट खोलते हो वो व्हाइट का होता है। समझ में आ रहा है? दूसरा बोले कि वो मैनेजर के साथ सेटिंग थे, बोले एक सेपरेट अकाउंट खुल जाता है पूरा बैंक में। समझ में आ रहा है? जो आपको शो भी नहीं होगा उसमें। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? और उसमें प्रॉपर वो चेक एक लगा रहे हैं, यानी कि ब्लैक मनी बैंक से डील हो रहा है। इमेजिन, अनइमेजिनेबल था उस समय मेरे लिए। मतलब समझ आ रही है बात? ब्लैक मनी कैश में नहीं रख रहा वो बंदा। समझ में आ रहा है? इससे समझ में आ रहा है कि भैया सब लोग ऐसे ही करते होंगे ना। उससे तो तुम्हारी पूरे वही खुल जाते हैं कि भाई ऐसा पॉसिबल है। मतलब नॉर्मली लोगों का क्या कंसेप्ट है कि भैया ब्लैक मनी है तो उसको कैश में रखो, है कि नहीं? भैया ब्लैक मनी बैंक में प्रॉपर चेक लगा रहे हो उसमें। समझ में आ रहा है? चेक लगते हैं। तो उन्होंने एक पेमेंट करी थी जो मतलब 25-30 करोड़ की ऐसी कुछ थी, या रिसीट थी उनकी, वो उनकी ब्लैक वाले में लगनी थी और वो व्हाइट वाले में लग गई। समझ में आ रही है बात? ठीक है। और जैसे ही लगी तो स्क्रूटनी बैठ गई। समझ में आ रहा है? मतलब क्योंकि क्या होता है कि डेली के ट्रांजेक्शन की एक लिमिट होती है कि उसके ऊपर गया ट्रांजेक्शन तो उसकी स्क्रूटनी हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो वो 25-30 करोड़ का जितना भी अमाउंट था उसका चेक लग गया एकदम सडनली, जिसमें ट्रांजेक्शन वो लाखों में या कुछ इस तरीके से दिखा रहे थे। सडनली एक चेक ऐसा लग गया तो अब स्क्रूटनी हो गई। तो वो बंदा वहां पर बैठ करके अपने बिल बना रहा था, फालतू वो नकली वाले बिल बना रहा था प्रॉपर। समझ में आ रहा है? बिल बुक लेकर के बैठे हुए थे, खाली मतलब बंद था ऑफिस, और बस वो बिल बुक बना रहे थे। समझ में आ रहा है? नकली सेल दिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब टैक्स एक्ट की कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? लेकिन वो वैसे में ना पकड़ जाए, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग में ना फंस जाए। ठीक है ना? तो बहुत सारी कहानियां होती हैं बेटा, आ रहा है समझ में? नहीं, वो एक्चुअली में क्या होता है कि बैंक के वाले के पास, बैंक मैनेजर के पास वो रहता है। कुछ कुछ बैंक मैनेजर को भी नहीं पता होगा ये कि वो 3-4 डमी अकाउंट ओपन कर सकता है। वो ऑडिट या किसी ऐसे ऐसे पर्पसेस के लिए होते हैं। समझ में आ रहा है? तो उनमें से एक अकाउंट को उनने एक्चुअली में ऑफिशियल प्रॉपर बना दिया था। समझ में आ रहा है? वो डमी अकाउंट का वैसे यूज कर रहे थे। तो हाँ, बैंक ऑडिट में पकड़ा जा सकता है, लेकिन बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है यार। समझ में आ रहा है? मतलब बैंक ऑडिट में, बैंक में कितने ट्रांजेक्शन होते हैं, मैं एक बार इमेजिन करके देखो। अब ये बात मुझे अदरवाइज पता है तो मैं किसी बैंक में जाकर के इस चीज को लेकर के चेक वेक कर सकता हूँ। लेकिन यार तुम सोचो कितने 25 करोड़ के चेक लगते होंगे यार, आए दिन लगते होंगे, एक दिन में पता नहीं कितने लगते होंगे। कौन सा ट्रांजेक्शन सही है, कौन सा गलत है, हाउ वुड यू आइडेंटिफाई? करोड़ों ट्रांजेक्शन हो रहे हैं भाई डेली के। ठीक है ना? ठीक है, चलो। हाँ, ये बहुत ही अलग टाइप की थी। मतलब जब मुझे भी पता चला था, मैं एक्चुअली शादी अटेंड करने गया था। तो मतलब जो मेरा दोस्त था उसकी शादी की अटेंड करने गया था, तो उसका जो इंटरमीडिएट दोस्त था उसके, वो मेरे को पिक करने आया था। तो वो जब पिक करने आया था तो वो थोड़े टाइम के लिए अपने घर रुका था। तो मैंने वहां पर बैठे थे तो बात चली कि भैया मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। तो बस वो भाई साहब वो तो मुझसे पूछने लग गया पूरा पूरा। उनको चाहिए थी एक कंपनी जो 10 साल से लॉस बना रही हो। समझ आ रहा है? या ऐसी कोई कंपनी बना ले अभी जो बस 5-6 साल लॉस कमाए बस। समझ आ रहा है? और हम आपको 20 करोड़ की फंडिंग दिलवा देंगे। समझ आ रहा है? 20 करोड़ या 200 करोड़ याद नहीं है मेरे को क्या बोला था उनने। समझ में आ रही है बात? मतलब ऐसी कंपनी खरीद लेंगे बस हम, 6 साल से लॉस कर रही हो, इतने इतने का कम से कम लॉस हो, बस दैट्स इट। ऐसी कंपनी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि अभी आप जब अकेडमिक लेवल पर पढ़ते हैं ना, तो ये बहुत मतलब सिंपल सिंपल बातें हैं। मतलब ठीक है ना? इससे आप जब आप सुनते हो कोई भी ऐसी चीज पढ़े में, है ना, लिखे में,
तो आप उससे सोचते हो कि अरे यार इससे तो ये मैनिपुलेशन, उससे तो ये मैनिपुलेशन हो सकता है। जब तुम प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे ना, तब तुमको पता चलेगा कि एक्चुअली में मैनिपुलेशन किस लेवल पर प्लान होते हैं। उसमें सिर्फ टेक्निकल के अलावा सोशल भी होता है। जैसे मैं तुमको बताता हूँ, फाइलिंग होती है जैसे, तो उस समय जब मैं था तो ऑनलाइन फाइलिंग इतनी प्रचलित नहीं थी, ऑफलाइन फाइलिंग होती थी। शायद पता नहीं बताया मैंने, ये नहीं बताया तुमको। तो ऑफलाइन फाइलिंग होती थी। तो फाइलिंग का तरीका क्या होता था कि अगर मान लो कि क्लाइंट में कुछ गड़बड़ है या कुछ ऐसा है, समझ आ रहा है, तो वो पूरा बंच फाइल होता था। मान लो कि उसमें 70 कागज है, समझ आ रहा है। अब उसके जो 70 कागज हैं, जिसमें किसी एक में डिस्क्लोजर कर रहे हैं प्रॉपर, समझ आ रहा है, कि ऑडिटर ना फंसे, तो उन लोगों ने डिस्क्लोजर किया। लेकिन अब ऑडिटर या वो लोग भी शामिल हैं उसमें कि अरे यार क्लाइंट बच जाए, समझ आ रहा है, क्लाइंट फंस जाएगा तो हमारा भी तो क्लाइंट जाएगा ना, समझ आ रहा है। तो अब ऑब्वियस बात है, लेकिन अब गड़बड़ भी नहीं कर सकते हैं फाइलिंग में। तो कंपनी वाले क्या करते हैं, तो ये जब फाइलिंग कर रहे हैं तो वो वाला पेज उन्होंने ना, जैसे स्टेपलर लगाया है, तो स्टेपलर से किनारे से फाड़ दिया है उसको, बस, समझ आ रहा है। तो जब फिजिकल फाइलिंग होती है और वो बंच जाता है, तो उसमें बीच में लगे रहते हैं 2-3 फटे पन्ने, जो कि जब वो फाइल 3-4 जगह से मूव होगी ना, समझ आ रहा है, तो वो पन्ना निकल के गुम जाएगा। समझ आया क्या बोला मैंने? समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर कोई क्वालिफिकेशन या कुछ ऐसा था, कोई बड़ी वाली रिपोर्ट है, समझ में आ रहा है, तो जैसे मान लो 5 पन्ने की रिपोर्ट है, समझ में आ रहा है, तीसरे पन्ने के लास्ट में, मतलब चौथे पन्ने के फर्स्ट पॉइंट में वो आ रहा था एक पॉइंट जो कि गड़बड़ सा था, समझ में आ रहा है। तो उसका फॉन्ट सेट करके लो किया गया कि ये जो गड़बड़ वाला पॉइंट है, ये चौथे ये ऊपर में ना आए, क्योंकि नॉर्मली लोग जो पढ़ते हैं तो वो ऊपर वाला कंटेंट पढ़ते हैं। तो उसको फॉन्ट छोटा करके कि वो तीसरे पन्ने के एंड में आ जाए वो लाइन। समझ में आ रहा है? मैं सिर्फ दिमाग खोलने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हारे, कि आउट ऑफ द बॉक्स तुम कहीं भी कुछ भी सोच सकते हो। क्लियर है? ठीक है ना? कि मतलब समझ रहा है क्या बताया है? ये वाला है ना, मजेदार है ना? ये तो देखते हो आप सामने तो ऐसा लगता है कि भाई गजब यार, गजब, क्या सोचा है मतलब। ठीक है ना? चलो, पहली बार तो मैं गया था ना एक कंपनी के ऑडिट पे, इक्विनॉक्स करके ऑडिट कंपनी थी वो। इक्विनॉक्स बीपीओ थी, और ये मैं बात कर रहा हूँ 2004 की, समझ में आ रहा है? ठीक है। तो तब जब ऑडिट करने गए थे 2005 की, तो गुड़गांव में गए थे, समझ में आ रहा है। खाली मैदान था उस समय, हार्डली, मतलब बहुत कम बिल्डिंग्स थी, कुछ कुछ बनी थी। बाकी भाई साहब नॉर्मल हवा चलती थी तो ऐसा लगता था दुबई, ये धूल की आंधी चलती थी वहां पे। ठीक है, मतलब ऐसा ही फील था वहां पर। एक दो बिल्डिंग्स बनी हुई थी तो वहां पर था, बीपीओ ही चलते थे वहां पर, कोई ऐसा खास जाता नहीं था। इतना सुनसान लगता था कि क्या बता। और उसमें जब वो बिल्डिंग में एंटर किए, भाई साहब, वो उस समय वही कांच वाली नीली वाली बिल्डिंग मैंने पहली बार देखी। इन्फिनिटी टावर तुम डालोगे तो तुम्हें मिल जाएगा वो उसमें। तो पहली बार देखा कि भैया ये ऐसा है। तो हम तो ढूंढ रहे थे शटर कहाँ है यार इसका, ये बंद कैसे करते हैं। हर तो पता चला कि भैया ये तो खुला ही रहता है 24 घंटे, इसमें शिफ्ट चेंज होती है बस सिक्योरिटी गार्ड्स की, समझ में आ रहा है। बाकी 24 घंटे। मैंने कहा भाई साहब, मैं शटर ढूंढ रहा हूँ और वो खुला ही है, मतलब वो कांच का है और वो खुला है और उसमें दरवाजा है ही नहीं, मतलब समझ आ रहा है, मतलब दरवाजा है लेकिन उसमें लॉक वॉक ऐसा कोई सिस्टम नहीं है उसमें कि वो मतलब बंद हो जाएगा। समझे मेरी बात को? ठीक है। उसके बाद जब गए उसमें, थोड़ा उसके फर्स्ट फ्लोर में ऐसे वैसे, तो वो जो बीपीओ था वो लोन की कंसल्टेंसी है, वो सारा कुछ देता होगा। तो वहां पे एक तो मेन रूम में वहां 7-8 क्लॉक्स लगी थी अलग अलग देशों की। मैंने बताया था क्या ये वाला? ये भी नहीं बताया? ओ माय गॉड। ठीक है। उनकी कैंटीन थी अंदर में, समझ आ रहा है, उनके बिजनेस की, मतलब उनके एम्प्लॉयज के लिए अंदर में कैंटीन थी।
तुम समझो कि जैसे कि तुम सेकंड फ्लोर में चढ़ के किसी के अपार्टमेंट में जा रहे हो ना, इस तरीके से था वो। और वहां पर अंदर में कैंटीन। अब बताइए, बात की 2005 की, और मैं जबलपुर का नॉर्मल था कि भैया जिसने रेस्टोरेंट भी अगर देखा तो ऐसा लगता है कि भाई बड़ी चीज है मतलब। और भाई इंटरनल सिर्फ अपने उसकी, और मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मैंने जब वहां का टिश्यू पेपर का बिल देखा था भाई साहब, तो मेरे तो होश उड़ गए थे। समझ में आ रहा है? सिर्फ टिश्यू पेपर तक का बिल मुझे याद भी नहीं है यार अभी कितना था, लेकिन कुछ लाख में था वो ऐसा। समझ में आ रहा है? मैंने कहा भाई साहब तुम लोग पागल हो कि मुंह पूछने के लिए टिश्यू पेपर हम लोग तो रेस्टोरेंट से ले आते हैं 4 एक्स्ट्रा यार। समझ में है? और तुम उस पे 1 लाख रुपए खर्चा कर रहे हो, मतलब पागल हो तुम। समझ में आ रहा है? और उस समय पहली बार मैंने वहां का जो मेन फाइनेंस हेड था, ठीक है, मेन नहीं था मतलब सबॉर्डिनेट था, असिस्टेंट मैनेजर था, उसकी मैंने सैलरी देखी थी। उसने ज्वाइन किया था, उसकी सैलरी थी 98,000 विदाउट इंसेंटिव। समझ में आ रहा है? ठीक है, लॉस मेकिंग बीपीओ था वो, लॉस मेकिंग बीपीओ। समझ में आ रहा है? वहां का जो असिस्टेंट मैनेजर था, ये वॉज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है ना? और भाई साहब इसकी सैलरी देख करके फिर ऐसा लगा जो सही प्रोफेशन में है अपन। आ रहा है समझ? ठीक है ना? मनी तो मोटिवेटर होता ही है इन जनरल। ठीक है ना? तो ये था भाई साहब। चलो वापस आ जाते हैं अपन लोग, है ना? ठीक है, खूब सारी यादें आ जाती हैं मुझे, है ना? चलो ये हैंग हो गया। ठीक है, गाइस आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है ना? हम्म? चलो ठीक है। मजा भी आ रहा होगा तुम लोग को, बात है ना? चलो, मैं सच एक्चुअली पता क्या होता है, जो पर्सनल फील वाली जो चीजें रहती है ना, उसका एक्सप्रेशन बहुत अलग तरीके से होता है। समझ में आ रहा है? अगर मैं तुमको कोई मनगढ़ंत स्टोरी सुनाऊंगा ना तो अलग फील आएगा, लेकिन जब मैं बताता हूँ ना तो मेरी आंखों के सामने वो प्रॉपर मूवी चलती है। मतलब मैं तुमको बता सकता हूँ कि ऐसे ऐसे, और मैं तुमको पूरी फील बता देता हूँ, रियल वाली। समझ में आ रहा है? उसमें कोई मैं फिल्टर नहीं लगाता। समझ में आ रहा है? जैसे मैं रेस्टोरेंट ले आता था तो ले आता था भाई साहब 3-4 टिश्यू पेपर, और नॉर्मली तो लोग सोचेंगे कि अरे यार मेरे बारे में क्या सोचोगे। मेरे को लगता है भाई ठीक है, मतलब ठीक है, जो सोचना है सोच लो, मैं तो था ऐसा। आ रहा है समझ? ठीक है ना? ये रहता है, इसलिए तुमको बिल्कुल रियल पिक्चर मिल पाती है। चलो ठीक है, बताऊंगा और कभी कभी। ठीक है ना? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। तो देखो, अपन क्या पढ़ रहे थे, देख लो एक बार। अपन पढ़ रहे थे रिलेटेड पार्टी। तो रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर। ठीक है ना? तो देखो, अब बहुत ध्यान से समझना। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 है, जो कि अकाउंटिंग और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बताता है रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप के लिए। अकाउंटिंग नहीं है एक्चुअली, सिर्फ डिस्क्लोजर वाला स्टैंडर्ड है वो। समझना है? अकाउंटिंग के तरीके में नहीं बदलता कुछ। ठीक है ना? लेकिन क्या बदलता है, सिर्फ ये बदलता है डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर बहुत सारे आते हैं, मतलब रिलेटेड पार्टी के साथ आपने जितने ट्रांजेक्शन किए, रिलेटेड पार्टी वगैरह को लेकर के आपका अमाउंट जो है वो कितना आउटस्टैंडिंग है। समझ रहे? ऐसा जैसे कि मैं आपको गाइस मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो। हाँ ठीक है। वो फोन आया था ना, काटा तो फिर ठीक है ना? ये सब्सिडरी कंपनीज है बेटा, ध्यान से देखो। ऐसी रैंडम एक पेज खुला हुआ है तो मैं बता रहा हूँ, और ये नंबर चल रहे हैं बेटा, देखो सब्सिडरी की। देखो, शेयर होल्डर पैटर्न अदर देन डायरेक्टर्स प्रमोटर्स, है ना, एंड होल्डर्स ऑफ जीडीआर एडीआर।
प्रोडक्शन डिविडेंड, ये देखो, ये एक्चुअली ऑडिट रिपोर्ट है और ऑडिट रिपोर्ट में आपको इसमें की ऑडिट मैटर, एक और स्टैंडर्ड है नया आया है कुछ साल पहले ही, की ऑडिट मैटर्स करके 701 करके, ठीक है ना। तो उसमें असेसमेंट एंड लिटिगेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी एंड कंटिजेंट लायबिलिटीज को लेकर के वो है। चलो ठीक है, ये तो अपन जब की ऑडिट मैटर पढ़ेंगे तब आएगा, है ना। बहुत बड़ी रिपोर्ट है यार ये, अब इसमें एकदम से ऐसे मिल पाना ना इधर, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, है ना। ये बैलेंस शीट के वो है नॉर्मल, इसके एनेक्सर्स, ये नॉर्मल एनेक्सर्स है। एम्प्लॉय बेनिफिट्स, contingencies commitment, other significant capital management, ये रहा। हेलो गाइस, आवाज आ रही है? आप देखो जरा, सबसे पहले तो यहाँ ध्यान दो, ये क्या लिखा हुआ है, देखो जरा, रुपीज करो, अरे सुनिए, अब देखो सिर्फ रिलेटेड पार्टी के साथ कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं, समझ में आ रहा है? ये देखो, देख पा रहे हो? तो दिस इज 12,360.5 करोड़, 12,360 करोड़। अब तुम एक बार इमेजिन करो कि मटीरियलिटी क्या होगी, सिर्फ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन नहीं है, सोच के देखो, ये सब ट्रांजेक्शन जो रहे हैं, दो पन्ने में आ रहे हैं, ठीक है। फिर बता रहा है की मैनेजरियल का रेम्यूनरेशन भी कितना है और क्या है, क्लियर है? मतलब अच्छा खासा इसका इम्पैक्ट रहता है फाइनेंशियल्स पे, समझ आ रही है बात? चलो, तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि देखो डिस्क्लोजर्स प्रॉपर हैं या नहीं है, यही है वो डिस्क्लोजर जो कि ऑडिटर चेक करता है, क्योंकि वो पूरी रिपोर्ट ही है ना, फाइनेंशियल रिपोर्ट में वो तो है ही इंक्लूडेड, ठीक है ना। तो ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है? ऑडिटर हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई, असेस एंड रिस्पॉन्ड टू रिस्क मॉनिटरिंग स्टेटमेंट अराइजिंग फ्रॉम एंटिटीज फेलियर टू अप्रोप्रिएटली अकाउंट फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। अगर एंटिटी ने रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को अप्रोप्रिएटली अकाउंट फॉर नहीं किया तो क्या रिस्क है मिस स्टेटमेंट का, ठीक है गाइस? एक सेकंड बेटा, इसको एक मिनट रीड करोगे?